नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और ईशाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये परिचर्चा का वीडियो है और परिचर्चा का वीडियो होने के कारण इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा क्योंकि इसमें हम पूरी जो है रीट मेन एग्जाम पे परिचर्चा करेंगे। आज के जो वीडियो है अपना वो एसएसटी जो रीट मेन एग्जाम है आपका 26 फरवरी को, उस पे हम परिचर्चा कर रहे हैं कि जो एसएसटी का पेपर है उसको किस तरह से लास्ट मोमेंट पे अगर अपन हैंडल करें तो अपना पेपर बेहतरीन हो सकता है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आपके सामने आप देख रहे हो कि जो ये हैं कुल 60 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 60 अंकों के होंगे। तो उसमें हम बेहतर से बेहतर कोशिश ये करें कि भाई 60 में से अपने अधिकतम नंबर आए। ठीक है, आएंगे जो आएंगे, लेकिन अपन अपना 100% दे और लास्ट जो ये दिन चल रहे हैं इसके अंदर अपन क्या कुछ ऐसा करें कि अधिकतम अपने को नंबर इसमें प्राप्त हो एसएसटी के जो विषय आपका एसएसटी उसमें। तो उसके लिए सिलेबस तो बहुत लेंथी है। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब क्योंकि लास्ट टाइम में हम पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो अपन क्या करेंगे कि इसको एक शॉर्ट मोमेंट या शॉर्ट तरीके से कैसे अपन इसको रिवीजन करें कि अपना रिवीजन हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो आज हमारे साथ में स्टूडेंट है एसएसटी के, तो वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उनके क्वेश्चंस भी थे कि भाई कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो लास्ट टाइम में हम क्या इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जैसे अपन पहला ही टॉपिक ले लेते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति और समाज। और इसमें जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन, बौद्ध और महाजनपद काल। तो इन टॉपिक्स को लेकर ये सवाल पूछेंगे, उसका मैं जवाब कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा रिवीजन मिले, एक अच्छे से आप इसको हैंडल कर पाओ। तो आप सवाल पूछिए। जैसे नमस्कार सर। मेरा नाम रामरतन चौधरी है और मैं एसएसटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा 26 फरवरी को एग्जाम है। बिल्कुल। तो सर ये सिलेबस में अभी जैसे वैदिक संस्कृति टॉपिक है और सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सर ये इतने लंबे हैं कि अब इतने दिनों में सर अगर रिवीजन करें तो अदर सिलेबस का रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो सर इसमें से क्या पढ़ें कि इनका रिवीजन भी हो जाए और हमारे एग्जाम में भी ये काम में आए। बिल्कुल। तो देखो, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है और दूसरा वैदिक संस्कृति, जैन, बौद्ध और महाजनपद काल, ये आपके हिस्ट्री के अंदर पहली यूनिट में दे रखा है। तो सीधा सीधा है कि देखो, जैसे इतना लंबा चौड़ा अगर इसको वास्तव में इसका अगर सिलेबस देखूँ तो मैं इस टाइम पीरियड में केवल इनको ही पढ़ते जाओ तो भी समय कम पड़ेगा। लेकिन अपन ये कर लेते हैं कि इसको क्या करें कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको शॉर्ट में कैसे करें। शॉर्ट में यही तरीका है कि ज्यादातर एग्जामिनर का मैंने जो देखा है वो क्या करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ऐसे 7-8 बड़े नगर है ना। तो उन बड़े नगरों को आप अच्छे से देख ले, उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो देख ले। देखो, फास्ट रिवीजन में, क्विक रिवीजन में यही हो पाएगा। उसके बाद में जैसे आपने पूछा कि वैदिक संस्कृति है ना, तो वैदिक संस्कृति भी लेंथी टॉपिक है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको देखना है कि जो 4 वेद है उन चारों वेदों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उनके उपवेद क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, आरण्य ग्रंथ क्या थे, उपनिषद ग्रंथ क्या थे। सर इसमें ये इतना है सर कि वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, तो इनमें से कौन सा, जैसे 4 वेद है तो इनमें से कौन सा वेद पढ़े कि भाई इसमें से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना होती है? नहीं, देखो, चारों वेदों में से आपको चारों ही वेद देखने पड़ेंगे। चारों ही वेदों के बारे में 2-2 लाइन आपको याद करनी है। 2-2 लाइन मीन्स जैसे आपने याद किया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपको क्या याद करना है कि ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, यानी देवताओं की स्तुतियां की गई है। इतनी सी भी जानकारी अगर आपको है तो आपका काम चल जाएगा रीत के हिसाब से, है ना। और जैसे उसके बाद में यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में कर्म कांड एक मुख्य विषय है, कर्म कांड पे बात की गई है। तो अगर इतना सा आपको पता है तो चलने लायक है मामला, है ना। सामवेद के अंदर अगर आप देखोगे तो सामवेद में जैसे संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। अथर्ववेद है तो उसमें जादू टोने से संबंधित जानकारी है। तो इतनी इतनी जानकारी ले लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा रीट में ना। इतना ही पूछते हैं एग्जामिनर ज्यादातर, या फिर उसका उपवेद पूछ लेते हैं, या फिर उसका ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लेते हैं, आर्यन ग्रंथ पूछ लेते हैं। तो ऐसे करके अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैन और बौद्ध, तो इसी प्रकार जैन और बौद्ध को चलाना है। जैन और बौद्ध में भी क्या है कि जो जैन और बौद्ध धर्म है उसमें आपको महात्मा बुद्ध के बारे में, जैसे अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध है,
तो महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी जो जीवनी है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई जिसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं वो कहाँ हुआ, निर्वाण कहाँ हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना क्या थी, है ना। तो ये चीजें आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट सवाल। सर नेक्स्ट सवाल है सर कि जैसे इसमें सर वैदिक संस्कृति है और साथ में जैसे महाजनपद है, तो सर महाजनपद भी सर टॉपिक कवर करने लायक नहीं है। और हिस्ट्री में कई ऐसे टॉपिक है सर कि जिनको पढ़ते पढ़ते 15 दिन पूरे भी निकल जाए तो भी वो कवर नहीं हो पाते सर। तो देखिए इसमें ये हो सकता है कि जैसे महाजनपद काल है, तो महाजनपद काल का मुख्य जो मेरी नजर में जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि महाजनपद काल के एक तो 16 महाजनपद हुए बड़े, है ना, तो उनकी सूची का उल्लेख कहाँ मिलता है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक आपके जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद कहाँ थे, एक ज्योग्राफिकल जो उसका स्टेटस होता है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में उनकी राजधानी और उनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण राजा हुए तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना सा बस है, अगर आप चाहो तो इसको आप एक पेज में समरी करके कर सकते हो, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को ऐसा नहीं है कि एक ही महाजनपद के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना, जैसे मगध उठा लिया तो बस उसको ही पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। रीट में यही है कि एक जनपद के बारे में आपको 2 या 3 लाइन याद है तो आपका काम चल जाएगा, और ये ज्यादा नहीं है, इसको आप एक पेज में कर सकते हो, ज्यादा 2 पेज में मुश्किल से। जी सर। अब उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है आपकी जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य। तो अब मौर्य और गुप्त साम्राज्य की अगर अपन बात करें तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य में मेनली क्या होता है कि जो सवाल पूछा जाता है वो अशोक से पूछा जाता है, या ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य से भी पूछा जा सकता है ना। तो मेनली अगर अपन टारगेट करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को उतना वेटेज नहीं दे, बिंदुसार को इतना वेटेज नहीं दे जितना हम अशोक को वेटेज दे। तो अशोक को अपने को बहुत अच्छे से थोड़ा सा देखना, अच्छे से मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत आप डीप चले जाओ उसमें ना। अशोक की थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तुलनात्मक रूप से बिंदुसार और आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, उनकी तुलना में आपको अशोक के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आपका लगभग ये कवर हो जाता है। और मौर्य प्रशासन जो था उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं गुप्त काल की बात करूं तो गुप्त काल में अगर आप देखोगे तो जो गुप्त काल है उसमें मुख्यतः जो सवाल मैंने अमूमन जो देखा है वो समुद्रगुप्त से आता है। अगर आपको समुद्रगुप्त के बारे में अच्छे से जानकारी है ना तो 90% ये चांसेस बन जाता है कि आपका समुद्रगुप्त वाला गुप्त काल वाला जो सवाल है वो सही हो जाएगा। बाकी तो देखो पूरा गुप्त काल पढ़ा है पढ़ने को, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे आप मेरे से ये पूछोगे कि मुझे गुप्त काल में क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं ये प्रिफर करूंगा कि आपने गुप्त काल पहले से पढ़ रखा है, आपके पास में जानकारी है, लेकिन उसमें समुद्रगुप्त आप एक बार अच्छे से देख के चले जाइए। और सर ये एक समस्या हर स्टूडेंट के पास ही रहती है कि जैसे ही एग्जाम पास में आने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे पूरा सिलेबस जो कवर किया था वो जैसे कुछ ही याद नहीं है। बिल्कुल है ना, ये भी एक स्टूडेंट की समस्याएं हैं और समस्या है, क्योंकि स्टूडेंट को ये लगता है कि लास्ट मोमेंट पे उसने लंबे समय से तैयारी की है, लेकिन लास्ट समय में लगता है कि ये मुझे कुछ याद नहीं है। ये अमूमन सबके साथ प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में होता याद हमें है, लेकिन हमें लगता है, केवल ऐसा आभास होता है हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए ना तो जैसे अगर मैं आपसे अगर अभी एक क्वेश्चन करना चाहूँ कि जैसे अपने कितने मूल अधिकार है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? 6 मूल अधिकार है। अब आपको बताओ याद नहीं है, आप कह रहे थे याद नहीं, याद है। एक्चुअल में क्या होता है, अपने को लगता है, अगर एक बार मैं उनके नाम भी पूछूंगा ना तो भी आप बता देंगे। तो मेनली क्या होता है, अपने को याद करके वहां लिखना तो है नहीं, अपने को क्या करना है, वहां ऑप्शन पकड़ना है। जी सर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को जो है किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? सर महाभियोग की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बताया। तो अपने को यही तो देखना है। जी सर। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अपने को ऐसा लगेगा तो लगने दो, उससे कोई टेंशन नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन ने जो चीजें पढ़ी है उसमें से केवल आपको वहां पर ऑप्शंस को पकड़ना है। और ऑप्शंस को पकड़ने का यही है कि भाई आपसे मान लीजिए ये पूछा कि निम्नलिखित में से जादू टोने के बारे में कौन सा वेद बताता है। अब आपके पास में चारों वेद ऑप्शन में होंगे,
तो आपको बिल्कुल हल्का सा भी अगर याद है तो अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को पकड़ना होता है, नहीं कि आपको ये है कि वहां जाके लिखना है। तो इसीलिए इसकी बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें कि आपको याद नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सामने आएगा, उसका आंसर आपको पकड़ना है। अगर दो में से कंफ्यूज है तो कोशिश करें थोड़ा सा रिकॉल करने की एग्जाम के समय में, एग्जाम हॉल में, कि आपको सही आंसर पकड़ में आ जाए। इसके अलावा आगे की जो टॉपिक है उसके बारे में आप कुछ जानना चाहेंगे? सर जैसे ये मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, तो ये तो कवर हो जाता है सर, लेकिन जैसे संविधान में भी जैसे भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, हाँ। इसके अंदर जैसे संविधान निर्माण और विशेषताएं, उद्देशिकाएं। सर। अब जैसे देखो उद्देशिका है, जैसे ना अभी लास्ट टाइम मैंने देखा मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य एक टॉपिक है आपके ना। अब एग्जाम स्टूडेंट क्या सोचता है कि मूल कर्तव्य बहुत आसान टॉपिक है, मैं इसको कर लूंगा। अगर वैसे देखा जाए तो मूल कर्तव्य जो आपके 11 मूल कर्तव्य है ना, जी सर। तो 11 मूल कर्तव्यों में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में 11 मूल कर्तव्य है। पहला मूल कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। जैसे मैं 8 नंबर का मूल कर्तव्य बोलूं, जैसे एग्जामिनर वहां पूछ लेता है 8वां मूल कर्तव्य है, अब वो ऑप्शन में दे देता है 8 मूल कर्तव्य, 8वां पूछा है आपसे और वो ऑप्शन में 11 में से कोई 4 सेट करके दे देता है। अब अगर एग्जिट अगर आपको 8वां याद नहीं है तो उसका आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरा ये सजेशन ये रहेगा कि मूल कर्तव्य जो है वो कंप्लीटली आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक मूल कर्तव्य, क्योंकि 11 ही तो मूल कर्तव्य हैं। और उसमें कई बार तो वो शब्द भी, लास्ट टाइम अभी सेकंड ग्रेड में ये सवाल पूछ लिया था कि मूल कर्तव्य में उल्लेखित शब्दों को सही क्रम में जमाओ। अब अगर आपको अच्छे से 11 मूल कर्तव्य वो अच्छे से लाइन टू लाइन अगर याद होंगे तो ही आप उसका आंसर कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उनका पूछना भी लाजमी है। क्यों पूछना? क्योंकि 11 ही तो मूल कर्तव्य है। और अगर अपने को अपने ही मूल कर्तव्य अगर अच्छे से याद नहीं है, हाँ आप एक मान लीजिए आप उसको कंठस्थ नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन दिया जाए तब तो कम से कम उसको आप पकड़ सकते हैं। तो इस लेवल की तो आप तैयारी करके जाए और पॉलिटी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाए। जी सर। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके हैं पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, है ना। जैसे राष्ट्रपति भी एक टॉपिक है, प्रधानमंत्री भी है, मंत्री परिषद भी है। तो राष्ट्रपति के बारे में अमूमन आपने देखा होगा अनुच्छेद से सवाल पूछते हैं, ये राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उससे सवाल आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें आप अच्छे से देख के जाए। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे महाभियोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग है। तो महाभियोग निश्चित रूप से आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि महाभियोग क्या प्रक्रिया है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, या राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, राष्ट्रपति के बारे में उसके बारे में क्या क्या पावर्स होती है, या राष्ट्रपति का जो चुनाव है। अगर मैं राष्ट्रपति के बारे में अगर 3 मोस्ट चीजें बोलना चाहूँ तो ये बोलूंगा, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा महाभियोग की जो प्रक्रिया उनको हटाने की, और तीसरा राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है उसके बारे में। तो 3 के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी जो अनुच्छेद है कि शपथ किस अनुच्छेद के तहत वो लेते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो एक एक लाइन में चलेगा। लेकिन ये 3 के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, ये आपके टॉपिक आ जाता है। इसमें जैसे सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, इनके बारे में आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? सर ये सौर मंडल तो लगभग कवर हो ही जाता है, लेकिन जैसे सर पर्यावरण है तो इनमें से अक्सर क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं पर्यावरण जैसे टॉपिक में से। बिल्कुल। तो सर क्या इनको भी इस टाइम पे इन पे ध्यान देना चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए ये भी सवाल एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने। तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन ये देना चाहूंगा कि जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और ये कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है, ये केवल और केवल समझ पे आधारित टॉपिक हैं। जैसे कि पहले भी भक्तन जी सर ने इसी YouTube चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप उन वीडियोस को आप देखें तो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में आने वाले सवाल और उनका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो मैं चाहूंगा कि अक्षांश और देशांतर में रटने का तो कोई मामला है ही नहीं, इसमें केवल और केवल अपनी समझ बनानी है। अगर आपकी समझ अच्छी है तो आपको लास्ट टाइम में कुछ भी वापस रिकॉल भी नहीं करोगे ना तो चल जाएगा। जैसे अधिकतर सवाल पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए GMT है ना,
GMT जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है, वो जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अभी पूछा है कि मान लीजिए कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उस पे दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है, ये सवाल था, दिन के 12 बज रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो जो थिम्पू है वहां पर जो है इस समय कितने बज रहे होंगे, इस तरह का सवाल कुछ था, है ना। तो एक्चुअल में थिम्पू, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए थिम्पू क्या है। थिम्पू भूटान की राजधानी है, ठीक है। अब थिम्पू का जो उन्होंने देशांतर भी दे रखा था, एक्चुअल में क्या होता है कि हर 15 देशांतर पर क्या होता है कि 1 घंटे का समय का अंतर आ जाता है ना। तो 15 देशांतर पर तो आप उसको प्लस माइनस करना होता है, उसमें केवल आपको गणित लगानी होती है। तो आपके पूर्व के वीडियो देखिए आप अक्षांश और देशांतर पर, जिससे एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस तरह से आप अक्षांश और देशांतर का तो आपको कंसेप्ट समझना होगा, और अगर आपने कंसेप्ट समझ रखा है तो इसमें कोई रिवीजन की खास आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी की गतियां है, ये भी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। और पवने, तो पवनों के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि पवनों की दिशाओं को लेकर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे पछवा पवने किस साइड, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछ लिया तो पछवा पवने किधर चलेगी, और उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनों की दिशाएं। तो जो एक हर गाइड में, हर किताब में एक वो मिलता है, एक मैप बना हुआ मिलता है जिसमें पछवा पवनों की, व्यापारिक पवनों की और ध्रुवीय पवनों की दिशाएं दिखाई हुई होती है। तो उन दिशाओं को आप इमेज को अपने दिमाग में डालिए। उस इमेज को अगर आपने दिमाग में डाल दिया ना कि भाई ऊपर वाले गोलार्ध से यूं आ रही है पवने, है ना, इस दिशा में आ रही है, तो वो इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वो इमेज अगर आपके दिमाग में है तो वहां आप सवाल सही कर जाओगे। लेकिन उसमें ही कुछ स्थानीय पवने हैं, जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूंगा कि चिनूक, हर बार पूछ रहे थे एग्जामिनर के चिनूक पवन कहाँ चलती है। तो चिनूक पवन जो है वो अमेरिका के अंदर चलती है ना। अमेरिका जो है आपके वहां पर चलती है, उत्तरी अमेरिका के अंदर, है ना। मैं दक्षिण अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जैसे फोन है, तो फोन जो आपके यूरोप में चलती है। ऐसे बहुत सारी, जैसे अपने विशेषकर ये राजस्थान का पेपर हो रहा है तो आपसे लू भी पूछ सकते हैं। वो लू, सर जैसे ये पवने हैं तो सर ये टॉपिक थोड़ा हार्ड ही पड़ता है, जैसे ये याद ही नहीं रहता सर ये नाम। तो कोई ऐसी ट्रिक है सर कोई कि जिससे इनको याद किया जा सकता है सर? बिल्कुल, जैसे देखो व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवने, इसका तो आपको इमेज सेट करना पड़ेगा आपके दिमाग में। दूसरी होती है स्थानीय पवने, है ना। स्थानीय पवने तो उसको आप एक तरह से, जैसे मैंने बताया ना, जैसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर पवन कहाँ चलती है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, फील्डर कहाँ के अच्छे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए भाई फील्डर ऑस्ट्रेलिया के अच्छे होते हैं, इसका मतलब ब्रिक फील्डर पवन कहाँ चलेगी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब लूका तो आपको पता ही है राजस्थान में चलती है। इसी तरह जैसे चिनूक और फोन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे चिनूक जैसे अमेरिका के अंदर चलती है, उत्तरी अमेरिका में मान लेते हैं अपन, है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूरोप वाले को फोन किया, तो चिनूक चलेगी उत्तरी अमेरिका में और फोन चलेगी यूरोप में। इस तरह से आपने याद कर लिया। इस तरह से ठंडी गर्म का भी होता है कि कौन सी पवन ठंडी है, कौन सी पवन गर्म है। तो जैसे मान लीजिए कुछ अगर अपन उदाहरण के लिए अगर लेना चाहें तो अगर अपन लें जैसे बोरा एक नाम की पवन है, बोरा, है ना। बोरा, या सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पवन है डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन जो है, या मान लीजिए आपसे यही पूछ लिया जैसे चिनूक पवन है। अब चिनूक जो पवन है वो गर्म है या ठंडी है, इसका आंसर आपको पता है? चिनूक ठंडी है। ठंडी है पक्का? नहीं सर, गर्म है। गर्म है ना। तो ये चिनूक जो पवन है गर्म है। अब इसको अगर अपन अच्छे से याद करना चाहे तो ये हो जाएगा कि जैसे उत्तरी अमेरिका में अमूमन आपको पता है कि क्योंकि वो नॉर्थ में है, आप जितना नॉर्थ में जाओगे वहां ठंडक ज्यादा रहेगी। तो उत्तरी अमेरिका में ठंडक है ना। तो वहां पर क्या होता है, मैदानों में बर्फ जमी रहती है। तो वहां जब चिनूक पवन आती है ना तो वो क्या करती है, उस बर्फ को पिघला देती है। इसीलिए उसको हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है, यानी वो बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए हिमभक्षी पवन भी उसको कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि भाई कि एक कंसेप्ट तो बिठा लिया ना अपने दिमाग में कि बर्फ को पिघला रही है, तो बर्फ को कौन पिघलाएगी, गर्म भी तो पिघलाएगी, ठंडी थोड़ी पिघलाएगी। तो इस तरह से आपने कनेक्ट कर लिया, तो अब हमेशा के लिए आपको चिनूक याद हो गया कि चिनूक तो गर्म है क्योंकि वो बर्फ को पिघलाती है। और इसी तरह एक बहुत ही फेमस है हरमट्टान नाम की पवन, जिसको हम डॉक्टर पवन भी कहते हैं। कितनी ही बार एग्जाम में पूछी गई है हरमट्टान, जिसको हम डॉक्टर की उपाधि देते हैं।
उसको डॉक्टर क्यों कहते हैं। अगर आपने ये रीजन जान लिया ना, तो आप हरमट्टान या डॉक्टर पवन के बारे में आपसे कभी भी सवाल पूछेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि जो ये डॉक्टर या जो हरमट्टान पवन है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो इसका गिनी तट है ना, वहां पर क्या होता है कि एक तरह से उमस का मौसम होता है और चिपचिपा मौसम होता है, तो उससे क्या होते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। और जब ये हरमट्टान आती है ना, तो ये क्या थोड़ी सी गर्म पवन होती है, तो ये जैसी आती है तो ये उमस वाले मौसम को बिल्कुल एकदम अच्छा कर देती है। तो जो लोग बीमार टाइप में होते हैं ना, तो मौसम अच्छा होने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो इनको, इस पवन को हम स्वास्थ्य वर्धक पवन कहते हैं। तो इसीलिए फिर ये एक तरह से जैसे डॉक्टर इलाज करता है ना, वैसे ये पवन इलाज करती है ना, मौसम को अच्छा कर देती है। तो इसीलिए इसको डॉक्टर पवन कह दिया गया। तो इस तरह से अगर आपने अगर कंसेप्ट एक बार समझ लिया ना, तो उसके बाद में ना एग्जाम में आप कितना ही आप याद नहीं कर भी जाओगे ना, तो भी आपको याद आ जाएगी। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे लगता है भाई हरमट्टान पवन को डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं और ये कैसी है, क्योंकि ये जब आपके मौसम के अंदर आपके उमस है, और जब ये गर्म आएगी, गर्म होगी, जब भी तो आप ये उमस को सौंप लेगी और वहां का मौसम एकदम साफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको डॉक्टर कहते हैं। और ये कहाँ चलती है, अफ्रीका की जो गिनी तट वाला जो एरिया है वहां पर, सारा के मरुस्थल से आती है ना। इस तरह से स्थानीय पवनों को आप लिंक कर करके याद कर सकते हैं और उनको कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी पवन है जिनको आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से आगे जैसे और भी है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, इन टॉपिक को भी, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है और इनको भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत का भूगोल और संसाधन, है ना। तो इसमें जो टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे जनसंख्या है। तो अब जैसे भारत का भूगोल और संसाधन ये टॉपिक है, अब इसमें भू आकृति, पूरा भारत का जो पूरा भू आकृतिक है ना, भारत की जो पूरी भौतिक विशेषता है, भारत के 6 पार्ट है, वो पढ़ना होता है। लेकिन इसको कंप्लीट अपन कैसे करें लास्ट मोमेंट में, तो अब कंप्लीट करने का मतलब ये है कि 6 जो भाग है उनको मोटा मोटा आप देख ले, है ना। जलवायु है तो जलवायु के बारे में आप देख ले, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, वन्य जीव है तो मोटे मोटे जैसे बड़े बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आप देख ले। अमूमन उसमें आप ये देखें कि जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें भी आप देखें कि राजस्थान में कौन से, क्योंकि अपना राजस्थान से हम रिलेट करते हैं और राजस्थान में ही ये पेपर होने जा रहा है, राजस्थान की ये भर्ती है। तो राष्ट्रीय वालों में भी राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य वो आप देखिए। इसके अलावा भारत के और बड़े राज्यों के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है जो किसी एक बड़ी विशेषता के कारण जाने जाते हैं, तो वो आप देख ले। सारों को नहीं देखे लेकिन कम से कम बड़ी विशेषता वाले तो आप देखिए। जी सर। इसके अलावा जैसे और इसके अगर अपन अगर राजस्थान का जनसंख्या एक टॉपिक छूट गया, जैसे जनसंख्या है, तो जनसंख्या में अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनसंख्या में हम क्या पढ़े। तो जनसंख्या में मैं ये बताना चाहूंगा कि जनसंख्या में आप ये पढ़ेंगे, जैसे जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लिंगानुपात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष को लेकर थोड़ा वेरिएशन है। तो सरकार हमेशा ये चाह रही है कि लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो स्त्री पुरुष का भेद है वो समाप्त हो जाए। तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए बार बार एग्जामिनर इस पे सवाल पूछते हैं और लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाते कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है। इंपॉर्टेंट वही चीज है जो आपके समाज में एक एक्टिव चीज है, जिसको सरकार बार बार, है ना, एक्टिव मोड में लाना चाह रही है। सरकार उस पर बार बार ध्यान दे रही है, समाज में इस पे जागरूकता पैदा हो। तो इसीलिए लिंगानुपात अपने आप में मोस्ट हो जाता है। तो आप जनसंख्या में लिंगानुपात देख के जाइए, जनसंख्या घनत्व देख के जाइए, है ना, साक्षरता देख के जाइए। अब मैं अगर मोस्ट 3 अगर इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो मैं ये करूंगा कि भाई आप कम से कम लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता, ये 3 चीजें आप देख के जाइए, चाहे वो राजस्थान के बारे में हो चाहे भारत के बारे में। और कोई सवाल आपका? सर ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। नहीं, इसमें जैसे कुछ और टॉपिक है तो उसके बारे में भी अपने को ऐसे ही करना है, जैसे मैंने एज ए एग्जांपल अपन ने ले लिया कि किस किस तरह से आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें आप लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी नहीं घबराए। मैंने कहा ना, याद आपको सब है, केवल आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। और इसके लिए आप लास्ट टाइम में ये देख सकते हैं, कुछ लोग टेस्ट सीरीज देखते हैं ना, लेकिन मैं आपको सजेशन ये करना चाहूंगा कि ओल्ड क्वेश्चन देखिए आप।
जैसे कोई भी प्रश्न आया हुआ है ना, जैसे उससे अंदाजा लगता है, मुझे कैसे अंदाजा लगता है कि भाई कि एक बात बताओ कि राष्ट्रपति की जो, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये एक सवाल आपके सामने मैंने रख दिया। अब मुझे कैसे पता लगा कि भाई कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है? इसका ये आंसर है कि इसका आंसर ये है कि ज्यादातर मैंने सवाल देखे तो वो ये पूछा गया है उसमें कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, ये सवाल पूछा गया जी है। सर। या निम्नलिखित में से कौन कौन लेते हैं, फिर नीचे दे देते 1 2 3 ये 4, या 1 2 3 4 या सभी। तो अब जैसे उसमें वो एग्जामिनर क्या करते हैं, ऑप्शंस बना देते हैं कि सभी राज्यों के जो मनोनीत सभी राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, है ना, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, या लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इस तरह के ऑप्शन सेट कर देते हैं। तो इसका आंसर आपको पता है? हाँ सर। तो आप थोड़ा बताइए। सर संसद के मनोनीत निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही और है, सर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। सर असम और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी। सॉरी दिल्ली और सर वो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सर वो निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही है। अब देखो एक बार इसको और मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल क्लियर रखें, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है और उस निर्वाचन मंडल में किस किस को शामिल किया गया है, यानी कौन कौन वोट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य वो भी निर्वाचित, केवल निर्वाचित। हालांकि अब मनोनीत का तो सिस्टम ही हटा दिया, मनोनीत है ही नहीं अभी, है ना। वो एक संविधान संशोधन हुआ उसके तहत मनोनीत को हटा दिया। तो आपको ध्यान रखना, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एक ही सेंटेंस याद करो, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद नहीं आएगी उसमें, क्योंकि विधान परिषद भी होती है। हाँ सर, विधान, लेकिन विधानसभा याद रखना, उसके भी निर्वाचित सदस्य। 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, संसद हमने बोल दिया, संसद मीन्स ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी आपके निर्वाचित सदस्य हैं वो उसमें वोट करेंगे। तो लोकसभा राज्यसभा में निर्वाचित, या इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, दो चीज होगी। और अगर तीसरा हम कहें तो हम कहेंगे दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि अपने जो यूनियन टेरिटरी जो है वो आपके 8 यूनियन टेरिटरी है ना। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, इनमें से केवल 2 ही जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को हम शामिल करते हैं, वहां की विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं, यानी वही राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो एक बार दोबारा से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं और यही वोट करते हैं, और ये पूरा निर्वाचन मंडल इनसे मिलकर बनता है। अब एग्जामिनर इसमें 50 तरह के सवाल पूछ सकता है, लेकिन पूछो ना, आपने ये कंसेप्ट जान लिया कि इनके चुनाव में ये भाग लेते हैं, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा चीज डालेगा जो भाग नहीं लेता है, तो बस वही ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इस तरह से आप, है ना, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीजों को थोड़ा समझते हैं, तथ्य बहुत ज्यादा याद नहीं करने होते हैं, अपने को 90% समझना होता है, 10% केवल और केवल अपने को क्या करना होता है, उसमें तथ्यों को याद करना पड़ता है। लोग डर जाते हैं कि हिस्ट्री में सन, आप एक पेपर उठा के देखो उसमें सन कितने पूछे गए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सन पूछे गए उसमें, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सवाल, मुश्किल से 5 खींच लो आप। अब आप 5 के लिए इतना बड़ा टेंशन ले लो कि मुझे तो सन याद करने, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप 90% मुझे लगता है कि समझ पे आधारित चीजें होती है, 10% चीजें जो जिसको हम बोलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब ये हो गया कि जैसे राष्ट्रपति जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। या आपसे पूछ लिया, जैसे मान लीजिए जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए ना, हम भारत में रह रहे, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला। अब यहाँ पूछ लिया सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम।
तो अब सर्वाधिक और सबसे कम, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब नहीं कि आप सभी राज्यों के क्रम याद करने लग जाओ कि 28 राज्य उसकी सूची बना लिया आपने कि सबसे ज्यादा, नहीं पूछेंगे वो आपसे, या तो सर्वाधिक पूछ सकते हैं या सबसे कम पूछ सकते हैं, इसी तरह राजस्थान में पूछ सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो वाकई ही पूछने वाले होते हैं और आपको ध्यान में होने चाहिए, वही आप तथ्य याद करें। और वो भी नहीं हो रहे ना तो एक बार के लिए उनको पढ़ के छोड़ दे, एग्जाम में याद आएंगे तो कर देंगे, नहीं आएंगे तो देखेंगे उनको। बाकी 90% चीजें कंसेप्चुअल आती है, तो आप क्विक रिवीजन इस तरह से करें कि मेन चीजों को देखें। एक बार पुणे में बता रहा हूं, जैसे आपको पूरा गुप्त काल है तो मेरी तरफ से आप समुद्रगुप्त पढ़ के जाइएगा। अगर मौर्य काल पढ़ना है तो आप चंद्रगुप्त और बिंदुसार को कम देखें और अशोक को थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा, और प्रशासन। ऐसे मुगल काल अगर आपको देखना है तो मुगल काल में आप अकबर को और बाबर को और औरंगजेब को और शाहजहां और जहांगीर को अगर आप देखना चाहते हो तो उस कंसेप्ट में देखिए, उनको स्थापत्य कला चित्रकला के कंसेप्ट में देखिए, और मुगल काल का प्रशासन देख के जाइए, तो निश्चित रूप से आपका सवाल वहां से सही होगा। तो इस तरह से हम इस चर्चा को, अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हो सकता है हम दोबारा और किसी टॉपिक पे इसी तरह की चर्चा करें। अगर और कोई आपका अंतिम प्रश्न एज आप स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम समय में स्टूडेंट को थोड़ी सी होती है समस्या, तो इस समय से अगर आपको किसी तरह की कोई भी एनी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, तो अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। उसके बाद अपन अपनी परिचर्चा को अपन समाप्त करते हैं। सर आपने ये जो जानकारी दी वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। और सर ये सबसे बड़ी समस्या ये घबराहट वाली रहती है और ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं, लेकिन सर जो आपने जो जानकारी दी है उससे वैसे लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा और लग रहा बिल्कुल, है। ये कॉन्फिडेंस आना भी चाहिए। आप घबरा के भी क्या कर लोगे, एग्जाम तो आपको देना है। जी सर। तो बस घबराने क्या यार, ज्यादा से ज्यादा अपन पास नहीं हो पाएंगे, है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, गर्दन तो नहीं कटेगी ना। जी सर। तो बस आप तो अपना 100% दो, अपना 100% दो, और आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि आपको भले ही कुछ याद नहीं हो, लेकिन जब आप एग्जाम देने ही जा रहे हो ना तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि मुझे मेरा 100% देना है, मैंने जितना तैयार किया है वो देना है। बाकी मेरे हाथ में, वैसे भी आपने भगवत गीता में देखा ही है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि तेरा जो अधिकार है वो कर्म पे है, नहीं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, तू युद्ध जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में ये है कि युद्ध तू कर सकता है, तीर तू चला सकता है, सही निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा ये तेरे हाथ में नहीं है। तो वही आपके साथ है कि आप तो अपनी 100% तैयारी करो और युद्ध में कूद जाओ, यानी एग्जाम देने जाओ, और वहां भी हड़बड़ाहट मत करो। तो अपन लास्ट टाइम में क्या करेंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले एक और वीडियो बनाएंगे, और उसमें 2 दिन पहले और एग्जाम हॉल में आपको किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है ताकि उसमें किसी भी प्रकार की आपसे गड़बड़ी नहीं हो, इस पे भी एक वीडियो बना के अपन लगा देंगे, है ना। तो इसी के साथ आज की परिचर्चा को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अधिक से अधिक जो रीट के पेपर देने जा रहे विद्यार्थी, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उन तक ये शेयर कीजिए, और आप पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एसएससी के विद्यार्थी जो हैं। इसी के साथ धन्यवाद, इस परिचर्चा को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।